तो हमने अब तक क्या बात की थी? अच्छा, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? हेलो? व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? यस सर, आ रहा है। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। देखो भाई, हमारे पास हमने कुछ बात की थी। हमने कहा भाई स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस क्या है हमारे पास? बेसिकली स्ट्रेटेजिक फाइनेंस हमारे पास स्ट्रेटेजीज है। किसकी? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज। तो जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं वो हमारे पास, कहाँ गया? हाँ भाई, जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं हमारे पास क्या है? सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनती है, वो किस पे बनती है? वो बनती है हमारे पास, वो बनती है कॉर्पोरेट लेवल पे। कौन सी होती है? कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल का मतलब क्या था? हमने कहा था भाई एज अ होल, क्योंकि कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर सब यूनिट्स हो सकते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब इसके अंदर सब यूनिट्स हो सकते हैं, तो सबको मिला के क्या है हमारे पास? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। अब कॉर्पोरेट के अंदर हमारे पास क्या बन रहा होगा? हमारे पास बन रहा होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी। क्या बनेगी? बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रहे होंगे। और बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर अगर हम बनाएंगे तो बनेगी हमारे पास कौन सी? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को तीन अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला हमारे पास है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एज अ होल, पूरे के पूरे को मिला के। दूसरा हमारे पास है बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम यूनिट्स की बात कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स। तमाम यूनिट्स मिलेंगे तो कॉर्पोरेट बनेगा। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर सब यूनिट बन गया हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटेजी। और अल्टीमेटली इस बिजनेस स्ट्रेटेजी का भी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बनाना होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। तो कुछ भी करें, एट द एंड जो हमारी एंड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी डेवलप करना है। अब इस फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? देखो, हमने कहा था हमने कहा था कि भाई हमें क्या करना है। हमारे पास फाइनेंस के अंदर हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हमारे पास फंड एक्सिस है तो हम क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अगर फंड्स एक्सिस है या सरप्लस में क्या करना है? तो हमें इन्वेस्ट करना है। अगर फंड्स की हमारे पास शॉर्टेज है तो हमें उनको अरेंज करना है या फाइनेंसिंग करनी है। और तीसरा हमारे पास एग्जिस्टिंग फंड्स की मैनेजमेंट करनी है। तो ये तीन काम हमें करने होते हैं। ये तीन काम हमें करने होते हैं। क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास फंड्स की फंड सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फंड्स की शॉर्टेज है तो फाइनेंसिंग करेंगे। लिख देता हूँ, ये किस लिए है? सरप्लस के लिए है। ये किस लिए है? अगर हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज हो या डेफिसिट हो। और ये किस लिए? एग्जिस्टिंग फंड्स की मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। तो इनसे क्या करेंगे हम? ये तीन स्ट्रेटेजीज पे हम काम कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये तीन काम करने हैं हमें। अच्छा, अब बात करते हैं जरा इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? हाँ भाई शारिक, कहाँ कर सकते हैं? यासिर?
नाजिया, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं? प्रॉपर्टी में सर। प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, ठीक है। और सर स्टॉक में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। ठीक है, हमारे पास अब ये मोटरोला वन कौन है? हेलो, ये मोटरोला कौन है भाई? अपना नाम काइंडली रिनेम कर दें ताकि हमें आसानी हो जाए पहचानने में। देखो, फंड्स की इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी जगहें हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम कहते हैं मार्केट्स। कौन सी मार्केट हो सकती है? हमारे पास रियल एस्टेट मार्केट हो सकती है। और कौन सी हो सकती है हमारे पास स्टॉक मार्केट हो सकती है। और कौन सी मार्केट हो सकती है? हाँ भाई, और कौन सी मार्केट हो सकती है? मार्केट और कौन सी हो सकती है? बॉन्ड बुलियन खरीद सकते मार्केट। हैं ये बुलियन मार्केट क्या होती है? ये बुलियन मार्केट क्या होती है? गोल्ड मार्केट को हम कहते हैं बुलियन मार्केट, ठीक है। और क्या हो सकता है? फॉरेक्स मार्केट। और क्या हो सकता है हमारे पास? और मार्केट? हाँ भाई, रिस्पॉन्ड तो करो। और कौन कौन सी मार्केट हो सकती है? कमोडिटी मार्केट। और कौन सी मार्केट हो सकती है? मार्केट्स। बताओ ना, मार्केट्स और कौन कौन सी हो सकती हैं? हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी हो सकती है और? डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। और मार्केट कौन सी हो सकती है हमारे पास? हम्म और मार्केट कौन सी हो सकती है? हमारे पास, ठीक है। चलो खैर, मार्केट तो और भी बहुत सारी हो सकती हैं। मसलन हमारे पास एक मार्केट और हो सकती है जिसको हम कहते हैं, अब ये मार्केट्स होती क्या है? रियल एस्टेट मार्केट तो ये आपको मालूम है क्या होती है? क्या होती है रियल एस्टेट मार्केट? हाँ भाई, रियल एस्टेट मार्केट क्या होती है? यार रिस्पॉन्ड तो करो, देखो टू वे प्रोसेस है, जब भी मजा आएगा पढ़ने में। सर। प्रॉपर्टी की सेल एंड सर सेल परचेज बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज लैंड। हाँ, हम क्या कर रहे होते हैं? हम प्रॉपर्टीज को सेल और परचेज कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है हमारा, हमने इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट करके हम बैठ जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट के अंदर इसका रेट बढ़ेगा, जब रेट बढ़ जाएगा तो फिर हम इसको सेल कर देंगे। तो ये क्या है? हमारा रियल एस्टेट मार्केट है। मगर एक बात याद रखो, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सबसे तेज से मार्केट चल रही थी वो थी रियल एस्टेट मार्केट। बट इससे एक्चुअली नेट वर्थ नहीं बढ़ रही होती, आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं होती। क्यों? एक ने खरीदा, एक ही ने बेच दिया। एट द एंड कोई भी नई चीज उसमें एड ऑन नहीं हो रही होती, ठीक है। तो हमारे पास रियल एस्टेट मार्केट तो है मगर वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही होती। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो मार्केट है उसमें रियल एस्टेट मार्केट सबसे आगे जा रही है, ठीक है। हमने पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ के ज्यादातर लोगों ने अब आपके दुबई में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वहां पे अगर लिस्ट निकली है तो जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टर निकले, फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी थे। इवन इंडियंस पाकिस्तान से कम है। यूके के अंदर जो इन्वेस्टमेंट निकली है वो ज्यादातर पाकिस्तानी निकले। तो हमारे लोग कर क्या रहे हैं? वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें? रियल एस्टेट मार्केट में। और वजह क्या है? हम लोग ये अज्यूम परसीव्ड करते हैं कि हमारे पास अगर रियल एस्टेट में करेंगे तो यहाँ रिस्क नहीं है। याद रखो, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे पास क्या आता है? रिटर्न आता है। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? रिटर्न कमाने के लिए। मगर रिटर्न के साथ हमेशा क्या लिंक होता है? रिस्क एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब कैसा क्यों करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, बट
आप लोग एक चीज सर्च करिएगा, सब प्राइम मॉर्गेज। ठीक है, ये आई थिंक के 2007 2008 के अंदर ये यूएस के अंदर एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था, और इसकी वजह ही रियल एस्टेट मार्केट थी। और ये इतना सेवेर किस्म का था कि वर्ल्ड वर्ल्ड पाकिस्तान का नहीं, वर्ल्ड, अमेरिका का नहीं, सेकंड लार्जेस्ट बैंक लेमन ब्रदर्स, वो डिफॉल्ट कर गया था। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैंक। ठीक है, ये इतना खतरनाक होता है रियल एस्टेट अगर गिरने पे आई तो। ठीक है, इसी तरह से आपने नाजिया, हाँ भाई, आप मुझे जरा बताओ कि अब तक का सबसे बड़ा मॉर्गेज का लॉस किसने खाया है? सर रियल एस्टेट जैसे मार्केट आपने बताया है, हम्म। और गोल्ड ना में ना ना ना, अगर मैं कह शायद रहा हूँ, हमें। मैं कह रहा हूँ कि जो मॉर्गेज मॉर्गेज तो पता है ना, मॉर्गेज के अंदर सबसे बड़ा लॉस किस बैंक ने खाया है अब तक का, पाकिस्तान की बात हो रही है? ओवरऑल? सर सिटी बैंक, आइडिया नहीं है इसका। सिटी बैंक। सिटी बैंक के बारे में एक वक्त सिटी था, बैंक, जी जी। उसको हाथी कहा जाता बिल्कुल। था, बैंक का हाथी। और वो डूब गया, डिफॉल्ट कर गया, सिर्फ किस वजह से? मॉर्गेज की वजह से। तो वो बिल्कुल ऐसा लोग, ही है। जो वो लोग जो रियल एस्टेट मार्केट को सेफ समझते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं रिस्क वर्सेस रिटर्न। वो ये समझ रहे होते हैं कि भाई इस पे रिटर्न तो आ रहा है, रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं है, इस पे भी रिस्क है, और बहुत सेवर किस्म का रिस्क है। ठीक है, आप सर्च करना सब प्राइम मॉर्गेज। ये इतना सेवर था कि पूरा का पूरा यूएस, सिर्फ यूएस नहीं, बहुत सारे ममालिक थे, स्पेशली यूएस के अंदर काउंटर चल रहा था कि यूएस कब डिफॉल्ट होगा। पाकिस्तान में चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि हम अब डिफॉल्ट हुए, जब डिफॉल्ट हुए, ऐसे यूएस का चल रहा था, यूएस डिफॉल्ट होने वाला था। ठीक है, इसी तरह से आपका जो दुबई है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग? बुर्ज खलीफा। बुर्ज मियाँ खलीफा। बुर्ज खलीफा सर। बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा का ओरिजिनल नाम क्या था? ओरिजिनल नाम बुर्ज दुबई। बुर्ज खलीफा का ओरिजिनल नाम बुर्ज दुबई था। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये था कि दुबई डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ था। आप इमेजिन कर सकते हैं, दुबई डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ था। दुबई को डिफॉल्ट से बचाने वाला सऊदिया था। तो कर्टिसी में आके फिर इन्होंने उसका नाम चेंज किया, बुर्जुल खलीफा किया है। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? वजह ये थी कि ये इन्वेस्ट करते गए किसके ऊपर? अपने रियल एस्टेट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करते गए, और एट द एंड इनके पास पैसा खत्म हो गया। पैसा क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये प्राइमरीली जो बेस करते थे, ये करते थे ऑयल पे। ऑयल इनके पास खत्म हो गया, इन्होंने कहा कि हम टूरिज्म पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए इन्होंने रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। मगर जब इन्वेस्टमेंट करते गए करते गए करते गए और टूरिज्म स्टार्ट ना हो सका, तो इनके पास पैसा खत्म हो गया, ये डिफॉल्ट पे आके खड़े हो गए। उस वक्त किसने बचाया था? उस वक्त सऊदीया बीच में आया था, और इसीलिए बुर्जुल दुबई का नाम चेंज करके बुर्जुल खलीफा किया गया। ये सारे क्या हैं? रियल एस्टेट के रिस्क हैं। तो रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि हमारे पास रिस्क फ्री हो, इसके रिस्क मौजूद हैं। हाँ, हम उनसे अवेयर नहीं हैं, ये बात और है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हमारे पास फिर आती है, वो है स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट क्या होती है? हाँ भाई, स्टॉक सर मार्केट। मनी मार्केट में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक हाँ, हर कंपनीज के अपने अपने थोड़े बहुत शेयर्स होते हैं, उसमें कंपनीज पैसे लगाती हैं और उससे फिर प्रॉफिट अर्न करती हैं। बट इसमें भी रिस्क शेयर होता है कि किसी का शेयर अगर डूब गया या कंपनी को लॉस हुआ तो वो फिर आपको एक ठीक है, रिस्क आपने फैक्टर क्या में आ किया, जाता है। आपने एक की टर्म यूज की, मनी मार्केट। अच्छा किया। तो रेडी मार्केट को हम मनी मार्केट भी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टॉक मार्केट मनी मार्केट में नहीं आती।
ठीक है, ये आती है हमारे पास कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट। तो देखो, हम मार्केट्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? उसकी इन्वेस्टमेंट की अकॉर्डिंगली, उसकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास सिर्फ दो मार्केट्स बनती हैं अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो। एक बनती है शॉर्ट टर्म, एक बनती है शॉर्ट टर्म, और एक बनती है हमारे पास लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो मार्केट होती है जो हमारे पास बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, इजीली लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए की जाती है। ठीक है, ऐसे तमाम सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए शॉर्ट टर्म के, शॉर्ट टर्म है हमारे पास। ठीक है, वो सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स शॉर्ट टर्म है, वो सारी शॉर्ट टर्म है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लंबे अरसे तक के लिए की जाए, मसलन जैसे आपके पास कैपिटल मार्केट हो गई। ठीक है, आपकी यहाँ पे हम एक भूल गए, बॉन्ड मार्केट हो गई। ये वो मार्केट्स हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। तो अगर लिक्विडिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। तो हमारे पास जो स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट या इक्विटी मार्केट आती है वो लॉन्ग टर्म में आती है। ठीक है, और वो तमाम मार्केट जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो जाए वो सारी हमारे पास शॉर्ट टर्म में आती हैं। जैसे फॉरेक्स होगी हमारे पास, या हमारे पास जैसे हमारे पास सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो भी तो मार्केट ही है हमारे पास, बैंक जो है। तो वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास शॉर्ट टर्म में आती है। क्लियर है? क्लियर है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जी सर। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है यार, एक बात है, वो ये है कि आई डोंट नो कि इसके बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें हैं, बहुत ज्यादा लोग की इसके क्वेश्चन है। वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है। ठीक है, मतलब आपने आज कमा लिया कल डूब जाएगा, ये एक जुआ है, और इस टाइप की बातें सुनते आए हैं। मगर मैं कहता हूं कि इसमें पैसा डूब नहीं सकता। अगर आपको थोड़ी सी भी फाइनेंस की नॉलेज है तो पैसा नहीं डूब सकता। अब वो कैसे? देखो, स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है पहले ये समझो। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास शेयर की वैल्यू होती है, जो शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे जा रही होती है। शेयर की प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये रैंडमली नहीं होगा, तो ये आपको पहले से मालूम होता है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, बीच से अचानक कुछ नई चीज नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये ऊपर या नीचे कैसे जा सकती है? तो देखो भाई, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है, वो होती है फर्म की परफॉर्मेंस। ठीक है, फर्म की परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी प्राइस ऊपर चली जाएंगी। मसलन लेट सपोज के मीजान बैंक अपना डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ठीक है, और कहता है भाई इस बार हमारा जो है वो 150% का प्रॉफिट हुआ है। आप इसको कैसे लोगे, एज अ पॉजिटिव या एज अ नेगेटिव? हाँ भाई, पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव लोगे। पॉजिटिव। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसकी शेयर प्राइस पे? सुनो, देखो, सर जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेफिनेटली। हाँ, डिविडेंड के नाम पे। हाँ, देखो, लेट्स से मैं एक इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, मेरे पास एक कंपनी है एबीसी, एक कंपनी है एबीसी। ठीक है, इसके अंदर इसकी प्राइस है लेट्स से 10 रुपए। और एक कंपनी है मेरे पास एंग्रो, इसकी भी प्राइस 10 रुपए है। आप किस में इन्वेस्ट करोगे, एंग्रो में या एबीसी किसी की नई कंपनी में? एंग्रो। क्यों? एंग्रो में करेंगे। क्यों?
सर क्योंकि एक उसकी ब्रांड परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे हम कि मार्केट वैल्यू है, उसकी रेपुटेशन है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है फंड्स की, तो इस वजह से वो रिलायबल है इस वजह से। हाँ, हमने क्या देखा? ब्रांड नेम। हाँ, हमने कहा भाई इसका ब्रांड नेम है, इसका मार्केट साइज है, ये अच्छी परफॉर्म कर रहा है। अल्टीमेटली देखो, अगर मैं शेयर्स परचेज कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। वो क्या है? वो ये है प्रॉफिट कमाना। वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। अब जो मैं इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाऊंगा वो दो तरह का हो सकता है। जो पहला प्रॉफिट है वो होता है हमारे पास, कहलाता है डिविडेंड। कि जो प्रॉफिट होगा कंपनी को, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करेगी और मुझे डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। और नॉर्मली बहुत से लोग डिविडेंड के लिए काम कर रहे होते हैं या शेयर परचेज कर रहे होते हैं, स्पेशली वो लोग जो क्या कहते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, पेंशन वाले। वो क्या करते हैं? वो शेयर्स लेके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई शेयर रखे हुए हैं हमारे पास, डिविडेंड आ रहा है, उससे गुजारा हो रहा है। ठीक है। तो एक तो क्या है, हमारे पास डिविडेंड के लिए कर रहे होते हैं। दूसरा, कैपिटल गेन। दूसरा क्या है? कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन क्या है? ये है चेंज इन प्राइस। शेयर वैल्यू। चेंज इन प्राइस। तो हम करते क्या है? हम ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम शेयर परचेज कर रहे हैं। क्यों परचेज कर रहे हैं? हमें लगता है कि आगे जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी इसको बेच देंगे। ठीक है। या तो मेरा मकसद क्या है? होल्ड करने का है, होल्ड करूंगा, साल पूरा होगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड रिसीव करता रहूंगा मैं। पहला ऑब्जेक्टिव। या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं होल्ड करूं, जैसे इसकी प्राइस बढ़े मैं क्या करूं? इसको बेच दूं, और जो प्राइस का चेंज होगा वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो अगर मैं कोई भी शेयर लूंगा तो इसके ये दो ही ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियली बंदा को नॉलेज है तो। ठीक है। अब क्या किया हमने? हमने कहा भाई एबीसी है, इसका भी 10 का है, एंग्रो है, इसका भी 10 का है। मैं इन दोनों में से किसको लूंगा? मैं लूंगा एंग्रो को। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है इसकी फर्म परफॉर्मेंस की बेसिस पे। किसी बेसिस पे? फर्म परफॉर्मेंस की बेसिस पे। मगर क्या फर्म परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे चेंज होती है? नहीं। मगर जो शेयर की प्राइस है तो वो हर मिनट के हिसाब से, हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि कुछ अदर फैक्टर भी हैं जो इसको चेंज कर रहे हैं, इसकी प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसा है? ऐसा है या नहीं? यस सर। ठीक। सर ये इंडेक्स क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो एक नंबर चल आ रहे रहे हैं, होते आ हैं और रहे अरे इंडेक्स आ शो हो रहे रहा हैं, होता आ है? रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो क्या कर रहा है जो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसकी प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है। एक तो आगे मेरे पास फर्म परफॉर्मेंस आ गया। ठीक है। बट फर्म की परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती। दूसरा क्या आ गया हमारे पास? जब हम फर्म से आगे निकलते हैं तो हम आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन पे। अब इकोनॉमिक कंडीशन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट होता है। मसलन हमने कहा भाई, हमने क्या किया है कि डिस्काउंट रेट चेंज कर दिया। अब क्या कर, डिस्काउंट रेट चेंज होने का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? डिस्काउंट रेट चेंज होने का इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा? बोलो भाई। सर डिस्काउंट रेट क्या बात कर रहे हैं? तो ये डिस्काउंट रेट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में है? लेट सपोज स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की और उसने कहा कि भाई डिस्काउंट रेट हम बढ़ा रहे हैं। जो हमारा इन्वेस्ट का जो नहीं, इन्वेस्ट छोड़ दो, सिंपल डिस्काउंट रेट। उसने क्या किया है? देखो, डिस्काउंटिंग पता है ना, डिस्काउंटिंग क्या होती है? सर जो
इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं आप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ। हाँ, इंटरेस्ट रेट समझ लो। 22% जो उन्होंने अभी किया हुआ है, हाँ, ठीक है। ये वही लेट चीज। हाँ, देखो बेसिकली ये इंटरेस्ट रेट इनडायरेक्टली फॉर्म में हो सकता है, इसको समझो। ये डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट पॉलिसी होती क्या है? हमारे पास बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मसलन हमारे पास होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सुना है ना नाम, बिल ऑफ एक्सचेंज? देखो, अगर किसी को किसी टर्म में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक फाइनेंस की नॉलेज है, टर्मिनोलॉजी की नॉलेज है। सब सीखने ही बैठे हैं यार, शर्म वाली कोई बात नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज मालूम है सबको? सही है, एलेबोरेट कर दें बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? लेट सपोज मैंने क्या किया, आ, मैं जा रहा था यहाँ से रास्ते में, ठीक है। अब रास्ते में मुझे जो है वो एक ट्रक नजर आया, और वो ट्रक क्या हो गया है, वो खराब हुआ हुआ है। और उस ट्रक के अंदर टमाटर है। ट्रक में क्या है? टमाटर है। वो ट्रक वाला कहता है कि भाई ये टमाटर जो है 100 रुपए किलो के हिसाब से है, मगर मेरा ट्रक खराब हो गया, मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो ये सारे के सारे टमाटर खराब हो जाए। ठीक है। मैंने कहा चलो यार ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं तुमसे 40 के रेट पे परचेज कर लेता हूँ। पूरा ट्रक मैं 40 के रेट से परचेज कर लेता हूँ, मगर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। नहीं है। वो कहता है ठीक है, आप एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कर दो मेरे ऊपर। जैसे चेक होते हैं, इस तरह से क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज। 3 महीने का मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज उसने ड्रॉ कर दिया कि भाई 3 महीने बाद वो मुझसे आके पेमेंट ले जाएगा। ठीक है। अब 3 महीने तक वो मुझसे पेमेंट नहीं मांग सकता। 3 महीने बाद क्या होगा, वो आएगा, मुझसे पेमेंट लेगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा, वो कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इन केस अगर उसको लेट सपोज 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेगा? वो मेरे पास नहीं आ सकता 3 महीने से पहले। तो वो क्या करेगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाएगा बैंक, और बैंक से कहेगा कि भाई इसके 2 महीने पूरे हो गए हैं, 1 महीना बाकी है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो बैंक क्या करेगा, उस 1 महीने का इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा और बाकी अमाउंट उसको हैंड ओवर कर देगा। वो जो अमाउंट डिडक्ट कर रहा है वो कहलाता है डिस्काउंट रेट, और जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। क्लियर है? फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेटर ऑफ क्रेडिट भी कर सकते हैं उसको, या वो एक अलग चीज है? क्रेडिट उसी की फॉर्म है। ठीक है। दोनों एक ही टर्म नहीं, एक हम ही कह नहीं है। सकते हैं? एक ही नहीं है, अलग अलग है दोनों में, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट जो बेसिकली हमारे पास इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए होता है, अपने आप को रिस्क से सेव करने के लिए होता है, और उसमें हम बीच में बैंक को डाल रहे होते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट होते हैं, मगर अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो हम बीच में बैंक को लेके आ सकते हैं। ठीक है। ये समझ लो कि मैंने तुम्हें इन राइटिंग दे दिया है कि भाई मैं इतनी अमाउंट आपको इतने अरसे बाद दे दूंगा। अगर मैं आपको उससे पहले जरूरत पड़ जाए तो आप बैंक जाके उसको डिस्काउंट करवा सकते हो। जिस रेट पे बैंक डिस्काउंट करेगा या इंटरेस्ट डिडक्ट करेगा वो कहलाता है डिस्काउंट रेट। क्लियर है? जी सर। नाजिया, तो उसमें कुछ ऐड करोगी डिस्काउंट में और बिल ऑफ तो एक्सचेंज? फिर इसका इंटरेस्ट रेट वही होगा जो जैसे हमारा भी 22% चल रहा है, बैंक उसी में एग्जैक्टली, डिडक्ट इसका करेगा? वही होता है जो डिस्काउंट रेट बैंक अनाउंस करता है, स्टेट बैंक। हाँ भाई, बैंक वालों, यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब तक तो ऐसा ही जी है सर, सर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ्यूचर एग्रीमेंट है हम ये कर फ्यूचर रहे एग्रीमेंट ही होते है। हैं। हम्म। एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज के दरमियान, कि हम एक टेन्योर डिसाइड हो रहा है, उस पर इतना पे ऑफ कर देते हैं, नहीं तो वो बैंक उसको इंटरेस्ट रेट दे के और उसको पैसे दे देता है, यही बात है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट रेट, स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक ने, स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक आगे क्या देख रहा है, आगे देख रहा है इन्फ्लेशन। देखो, डिस्काउंट रेट बढ़ने का मतलब क्या है?
डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, लोग डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों डिपॉजिट करवाना स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल प्रॉफिट रहा आ होता जाता है। तो वो सेविंग क्या कर रहे होते हैं, वो बैंक में सेविंग करना शुरू कर देते हैं बजाय कंजम्पशन के, कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो स्टेट बैंक क्या करता है, डिस्काउंट रेट बढ़ा देता है। कब? जब उसको लग रहा है, होता है कि आगे जाके इन फ्यूचर हमारे पास इन्फ्लेशन आने वाला है या इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहता है, और रिडक्शन कैसे कर रहा होता है, डिस्काउंट रेट बढ़ा के। डिस्काउंट रेट बढ़ने का मतलब क्या है, आप इसको पॉजिटिव न्यूज लोगे या नेगेटिव न्यूज लोगे? सर नेगेटिव हो सकता है मेरे नेगेटिव हो सकता है। सोचने देखो, में तो। डिस्काउंट रेट अगर कम हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी को ग्रो करना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन करें। और रेट अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी को श्रिंक करना चाह रहे हैं कि कंजम्पशन कम करें। तो अगर कंजम्पशन कम हो रही होगी तो हमारा जो बिजनेस है वो श्रिंक हो रहा होगा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है। इस क्या हमारी फर्म ने कुछ किया? फर्म ने कुछ नहीं किया है, मगर ये नेगेटिव न्यूज है। इससे क्या होगा, पूरी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, भाई फर्म ने कुछ भी नहीं किया, इकोनॉमी ने कुछ भी नहीं किया, मगर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो होगा क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी किसी भी फॉर्म लोग में कहीं लोग भी। क्या रहेंगे, यार पता नहीं आगे क्या हो क्या ना हो। तो वो क्या करेंगे, डर के मारे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। बट क्या इसमें फर्म इन्वॉल्व थी? भाई फर्म ने तो ना लिया ना दिया, कुछ भी नहीं किया। क्या इकोनॉमी कोई कंडीशन थी? नहीं भाई, इकोनॉमी आगे क्या हो नहीं पता। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ गया, शेयर प्राइस पे आ गया। क्लियर है? जी क्लियर है? सर। इसी यस तरह सर, क्लियर है सर। इसी तरह से हमारे पास एक और फैक्टर होता है, वो होता है हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर। अब इंटरनेशनल अफेयर्स क्या है भाई, हमारे पास क्या चल रहा है, हमारे पास इसराइल फलस्तीन की जंग चल रही है। ठीक है। अब इन दोनों की जो जंग चल रही है उसमें होगा क्या, इसमें कहीं ना कहीं अरब भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या कहने को ठीक है, इसलिए हर एक इन्वॉल्व है। रशिया यूक्रेन की जंग है। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव या सर नेगेटिव? हमको नेगेटिव इफेक्ट है क्योंकि हमारा फिर जो फ्यूल बिल है वो काफी एक्सीड हो हाँ। जाता है। तो देखो, अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी। अभी क्या किया यूएस ने, जो है वो जिन लोगों ने बाइकआउट किया उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लोगे तो आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? लोग, पॉलिटिकल हाँ, अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। बट क्या पाकिस्तान की तो नहीं है। बट इंटरनेशनल अफेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। मसलन जिसे हमें कह रहे थे कि भाई यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हो गई है, इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि भाई ऑयल महंगा हो गया पूरे वर्ल्ड में, रशिया ने सप्लाई बंद कर दी है। ठीक है। बाद में क्या हुआ, नहीं भाई रशिया सस्ते दामों हमें ऑयल देने को तैयार है। तो मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मगर फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट करती है। वीट प्राइस में ये सर इसका काफी इफेक्ट आया था। ठीक है। तो एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है हमारे पास। तो अल्टीमेटली किसी भी शेयर प्राइस के अंदर जो चेंज होता है, इस कैपिटल गेन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फंड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और वो इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो अच्छा, बस ये ऑलमोस्ट टाइम आउट होने वाला है मेरे पास। तो ये बंद हो जाएगा तो मैं दोबारा रिज्वाइन कर लूंगा। ठीक है। ठीक ठीक है। है। हाँ, क्योंकि लेस देन 1 मिनट दिखा रही है। तो ये क्या था हमारे पास, स्टॉक मार्केट। तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे स्टॉक मार्केट में? दो वजह से, या तो डिविडेंड या कैपिटल गेन। सिर्फ इन दो वजह से इन्वेस्ट कर रहे होंगे।